17 अक्टूबर को जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसने एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है, लेकिन इस जजमेंट से जो LGBTQ कम्युनिटी है वो बिल्कुल भी खुश नहीं है और इसके 3 रीजंस हैं। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने मना कर दिया है, रिफ्यूज़ कर दिया है फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग सेम सेक्स मैरिजेस। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि इस तरीके की मैरिजेस को रिकॉग्नाइज करने की जो पावर है वो लेजिस्लेचर के पास है, लेजिस्लेचर के डोमेन के अंदर आती है कि लेजिस्लेचर जो है वो ही इस रिगार्ड में कोई लॉ बनाए ताकि इन मैरिजेस को रिकॉग्नाइज किया जा सके। सेकेंड चीज़ जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व की है वो ये है कि जो क्वियरनेस है ये एक अर्बन कॉन्सेप्ट नहीं है बल्कि एक नेचुरल फिनोमिना है और जो पुलिस और गवर्नमेंट है उन्हें क्वियर पीपल को प्रोटेक्ट करना चाहिए फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एंड लास्टली इन रिगार्ड टू अडॉप्शन, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपोज किए हैं अडॉप्शन राइट्स टू अनमैरिड एंड क्वियर कपल्स। तो आज के हमारे वीडियो में हम इन तीनों ही रीजंस के बारे में डिटेल में समझेंगे। अगर हम सेम सेक्स मैरिज की बात करें तो इसे हम पॉपुलरली गे मैरिज के नाम से भी जानते हैं। ये एक ऐसी शादी होती है जिसके अंदर जो कपल होता है उसमें दोनों ही लोग जो हैं वो लीगली सेम सेक्स के होते हैं और ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इस तरीके की मैरिज को लीगली रिकॉग्नाइज किया है। एज ऑफ 2023 देयर आर 34 कंट्रीज जिन्होंने इस तरीके की मैरिज को रिकॉग्नाइज किया है, विच कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 1.35 बिलियन पीपल। अगर हम एशिया की बात करें तो ताइवान पहली ऐसी कंट्री है जिसने सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किया था इन 2019 और ताइवान के बाद किया था नेपाल ने। यानी एशिया के अंदर सिर्फ 2 ही ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज किया है, विच इज़ ताइवान एंड नेपाल। और अगर हम बाकी पूरे वर्ल्ड की बात करें तो उसमें भी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिन्होंने इसे रिकॉग्नाइज किया है, जैसे कि अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, ब्राज़ील, लग्जमबर्ग, कोस्टा रिका, डेनमार्क, न्यूजीलैंड, नेदरलैंड, UK, US, स्विट्जरलैंड एंड मैनी मोर। अगर हम पहले सेम सेक्स कपल की बात करें जिन्होंने लीगली शादी की थी तो वो थे माइकल मैकॉनल एंड जेक बेकर इन 1971 इन द यूनाइटेड स्टेट्स। और जो पहला लॉ था जो कि प्रोवाइड कर रहा था फॉर मैरिज इक्वालिटी बिटवीन सेम सेक्स एंड ऑपोजिट सेक्स कपल्स, इट वाज पास्ड इन दी कॉन्टिनेंटल नेदरलैंड्स इन 2000। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर सेम सेक्स मैरिज की रिकॉग्निशन तो बहुत दूर की बात थी। यहाँ पर 2018 तक होमोजीनियस होना, लेस्बियन होना, गे होना ये एक क्राइम था, ये एक इलीगल एक्ट था अंडर सेक्शन 377 ऑफ इंडियन पिनल कोड। लेकिन फाइनली 2018 के अंदर इन दी नवतेज सिंह जौहर वर्डिक्ट, जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने डीक्रिमिनलाइज किया सेक्शन 377 को और ये कहा दैट सेक्स विद दी सेम जेंडर इज नॉट अ क्रिमिनल एक्टिविटी। लेकिन इसके साथ साथ ये भी क्लैरिफाई किया कि ये जो वर्डिक्ट है ये राइट नहीं दे देता है टू मैरी। सो वी कैन सी कि इस जजमेंट के बाद भी जो होमोसेक्सुअल कपल्स हैं दे हैड नो राइट टू लीगली मैरी इन इंडिया। ठीक है, उनकी जो एक्टिविटी है वो क्रिमिनल एक्ट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, वो जो है रिलेशनशिप में रह सकते हैं, लेकिन अगर वो शादी कर रहे हैं तो इसे लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिलेगी। और यही रीज़न है कि जो प्रेजेंट पिटिशन है वो फाइल की गई थी इन द केस ऑफ सुप्रिया चक्रवर्ती एंड अनादर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये जो केस है इट वाज हर्ड बाय अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हेडेड बाय चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और बाकी जो जजेस थे इट इंक्लूडेड संजय किशन कौल, S रविंद्र भट्ट, हिमा कोहली एंड PS नरसिम्हा। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच है इसका मतलब क्या होता है। ये एक ऐसी बेंच होती है जहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा जजेस होते हैं और वो एक ऐसा केस डिसाइड कर रहे होते हैं जो कि इन्वॉल्व करता है एक सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू दी इंटरप्रिटेशन ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि प्रेजेंट केस के अंदर था। और मैं आपको बता दूं कि इतने सारे जजेस की बेंच होना एक रूटीन फिनोमिना नहीं है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जनरली सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो बेंच होती है वो 2 जजेस की होती है, जिसे हम डिवीजन बेंच कहते हैं, या फिर 3 जजेस की होती है। जब कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है या फिर सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ होता है तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो हैं वो बनाई जाती हैं। इसीलिए ये केस जो है इम्पॉर्टेंट बन जाता है और यही रीज़न है कि हम इसे एक लैंडमार्क जजमेंट कह रहे हैं। सो अब हम समझ लेते हैं कि जो पूरा केस है वो एक्चुअली में स्टार्ट कैसे हुआ। तो ये जो पिटीशन है ये फाइल की थी 2 सेम सेक्स कपल्स ने बिफोर द सुप्रीम कोर्ट ऑन 25 नवंबर 2022
वो इस पेटिशन के अंदर रिक्वेस्ट कर रहे थे द रिकॉग्निशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द स्पेशल मैरिज एक्ट। उनका आर्ग्यूमेंट था कि ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इट शुड बी रेंडर्ड एज जेंडर न्यूट्रल, और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है वो नोटिस इशू कर सकता है टू बोथ द सेंट्रल एंड द अटॉर्नी जनरल इन रिगार्ड टू दिस। अगर हम स्पेशल मैरिज एक्ट की बात करें तो ये वो लॉ है जो कि अलाउ करता है एक हेट्रोसेक्सुअल कपल को जो कि डिफरेंट रिलीजन या फिर फेथ के हैं कि वो आपस में शादी कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पर्सनल लॉ जो है वो दूसरे रिलीजन से शादी करने के लिए अलाउ नहीं करता। इसीलिए स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया गया था कि अगर दो लोग डिफरेंट रिलीजन्स के हैं, डिफरेंट फेथ के हैं, तो वो इसके अंदर शादी कर सकते हैं। मगर ये जो लॉ है, ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है, वो सेम सेक्स मैरिज के बारे में बात नहीं करता। होमोजीनियस कपल्स के बारे में जो है कुछ भी इंफॉर्मेशन इस लॉ के अंदर नहीं है, और इसलिए जो पेटिशनर्स थे वो आर्ग्यू कर रहे थे कि जो स्पेशल मैरिज एक्ट है इट शुड बी रेंडर्ड जेंडर न्यूट्रल। मगर ये जो पेटिशंस है वो यहीं पर नहीं रुकी। 14 दिसंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के पास और भी काफी सारे नोटिसेस आए, जहाँ पर जो दूसरा सेम सेक्स कपल था कंसिस्टिंग ऑफ एन इंडियन एंड यूएस सिटीजन, वो अपनी मैरिज को रिकॉग्नाइज कराना चाहते थे अंडर दी फॉरेन मैरिज एक्ट। और इनके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट के पास बहुत सारे सिमिलर केसेस आए फ्रॉम वेरियस हाई कोर्ट्स। और इसी के बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक हियरिंग शेड्यूल की ऑन 13 मार्च 2023, जहां पर वो गवर्नमेंट से रिस्पॉन्स सीख कर रहे थे बाय 15 फरवरी। और इसके बाद 12 मार्च 2023 को जो सेंटर है उन्होंने एक एफिडेविट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें उन्होंने अपोज किया है द लीगल वैलिडेशन ऑफ सेम सेक्स मैरिज, क्योंकि उनका मानना है कि ये काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है इन द डेलिकेट बैलेंस ऑफ पर्सनल लॉज एंड एन एक्सेप्टेड सोसाइटी वैल्यूज। सेंटर का ये भी मानना था कि हेट्रोसेक्सुअल रिलेशनशिप्स के अलावा भी काफी फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस या फिर यूनियंस होते हैं ऑन पर्सनल अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि इस तरीके के जो रिलेशनशिप्स हैं, जो मैरिजेस हैं, वो भले ही अनलॉफुल नहीं है, लेकिन इंडिया का कोई भी लॉ जो है इस तरीके के यूनियंस को रिकॉग्नाइज नहीं करता है। और फाइनली 13 मार्च 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस केस को रेफर कर दिया टू अ 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। और इसी के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डायरेक्ट किया था कि ये जो भी प्रोसीडिंग्स होंगी इस केस के अंदर, उसकी जो हियरिंग है वो लाइव स्ट्रीम होगी ऑन इट्स वेबसाइट एंड यूट्यूब। और जब ये पूरा मैटर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास पहुंचा तो उसके बाद काफ़ी सारी हियरिंग्स हुई, आर्ग्यूमेंट्स हुए, एंड फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक जजमेंट के ऊपर पहुंचा। अब हम बात कर लेते हैं उस जजमेंट की जो कि 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने प्रोनाउंस किया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उन आर्ग्यूमेंट्स के बारे में जो कि सेम सेक्स मैरिज के रिगार्ड में दिए गए हैं। तो सारे जजेस यानी 5 जजेस का यूनानिमसली ये मानना था कि ये जो सेम सेक्स मैरिजेस हैं इन्हें लीगल रिकॉग्निशन नहीं दी जा सकती है अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट, और ये ऑब्जर्व किया गया कि इस तरीके की यूनियंस को वैलिडेट करने के लिए लॉ के अंदर चेंजेस करने पड़ेंगे, और ये करने की पावर जो है वो पार्लियामेंट के पास है। इस केस के अंदर जो माइनॉरिटी व्यूज थे वो थे चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ और जस्टिस संजय कौल के। उन्होंने हेल्ड किया था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज हैं उन्हें एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाना पड़ेगा ताकि रिकॉग्नाइज किया जा सके इस तरीके की सिविल यूनियंस को इन अ सेम सेक्स रिलेशनशिप। लेकिन 5 जजेस ने ये बात अग्री की कि ये जो स्पेशल मैरिज एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है फॉर एक्सक्लूडिंग सेम सेक्स मैरिजेस। और चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का मानना था कि जो कोर्ट है इट कुड नाइदर स्ट्राइक डाउन और रीड वर्ड्स इनटू द स्पेशल मैरिज एक्ट ताकि सेम सेक्स मेंबर्स को इस एक्ट के अंदर इंक्लूड किया जा सके। और जस्टिस कौल ने भी अग्री किया कि अगर इस एक्ट को डिस्टर्ब किया गया तो इट वुड हैव अ कैस्केडिंग इम्पैक्ट ऑन अदर लॉज एंड द राइट्स ऑफ अदर्स। और इसलिए कोर्ट का ये व्यू पॉइंट था कि इस रिगार्ड में नए लॉज की जरूरत है, और इन लॉज को बनाने की जो पावर है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के पास है कि वो नए लॉज को इनेक्ट करें जो कि इन मैरिजेस को जो है गवर्न कर सके। इसीलिए चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने बात क्लियर की कि जो कोर्ट है उसके पास लॉ बनाने की पावर नहीं है, वो सिर्फ लॉज को इंटरप्रेट कर सकते हैं टू गिव इफेक्ट टू देम। लेकिन फिर भी ये जो जजमेंट है वो LGBTQ कम्युनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल है फॉर ग्रांटिंग बेनिफिट्स एंड प्रिविलेजेस टू पीपल इन सेम सेक्स रिलेशनशिप्स, और ये भी डायरेक्ट किया गया है दैट दीज पीपल आर नॉट डिस्क्रिमिनेटेड। और कोर्ट ने काफी सारी चीजें जो हैं वो पैनल के ऊपर छोड़ दी हैं विच वाज सजेस्टेड बाय द गवर्नमेंट ताकि एड्रेस की जा सके ह्यूमन कंसर्न्स ऑफ सेम सेक्स कपल्स। ये जो प्रेजेंट जजमेंट है वो क्वीर कम्युनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस केस के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने डायरेक्शंस दिए हैं कि ये इंश्योर किया जाए कि ये जो कम्युनिटी है इनको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेक्सुअल ओरिएंटेशन, और उन्हें प्रॉपर एक्सेस मिल रही है टू गुड्स एंड सर्विसेज। इसके अलावा लोगों को सेंसिटाइज किया जाए अबाउट द क्वेयर राइट्स, एक हॉटलाइन क्रिएट की जाए इस कम्युनिटी के लिए, और उनके लिए सेफ हाउसेस क्रिएट की जाए,
और इंश्योर किया जाए कि कोई भी जो इंटरसेक्स चिल्ड्रन है उन्हें ऑपरेशन के लिए फोर्स नहीं किया जा रहा। इसके अलावा पुलिस को भी स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए गए हैं कि उनका हरासमेंट ना किया जाए बाय समनिंग देम टू द पुलिस स्टेशन, या फिर बार बार उनके रेजिडेंसेस पे जाके जो है उनसे इंटेरोगेट किया जा रहा है ओनली अबाउट देयर जेंडर आइडेंटिटी और सेक्सुअल ओरिएंटेशन। और जो पुलिस है वो इन क्वेयर पीपल को फोर्स नहीं कर सकती कि वो वापस से अपनी जो फैमिलीज़ हैं, जो नेटिव फैमिलीज़ हैं, उनके पास चले जाएं। अगर वो लोग नहीं जाना चाहते हैं तो पुलिस उन्हें फोर्स नहीं कर सकती। और जब भी इस कम्युनिटी के लोग कोई पुलिस कंप्लेंट फाइल करते हैं कि उनकी जो फैमिली है वो उन्हें रेस्ट्रेन कर रही है, उन्हें बाहर नहीं निकलने देती, तो जो पुलिस है उसे वेरीफाई करना पड़ेगा अबाउट द जेन्यूननेस ऑफ द कंप्लेंट। और अगर जो कंप्लेंट है वो जेन्यून है तो उस रिगार्ड में जो है उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जो फैमिली है वो उनके साथ वायलेंट बिहेवियर कर रही है बिकॉज दे बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। तो इस केस में जो पुलिस है ये उसकी ड्यूटी है कि जो कंप्लेंट फाइल की जा रही है उस रिगार्ड में सबसे पहले तो वो इन्वेस्टिगेशन करें, समझें कि ये जो कंप्लेंट है वो जेन्यून है या नहीं। और अगर कंप्लेंट जेन्यून है तो जो उस कम्युनिटी के लोग हैं उन्हें प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाए। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड एस्पेक्ट की, जो कि है अडॉप्शन। इस रिगार्ड में भी जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच थी उसने यूनानिमसली अग्री किया गया कि एक इंसान का जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो ये डिसाइड नहीं कर सकता कि वेदर दे आर केपेबल और सुटेबल ऑफ बीइंग अडॉप्टिव पेरेंट्स। लेकिन फिर भी जो करंट रेगुलेशंस हैं वो अनमैरिड कपल्स को अलाउ नहीं करते, इंक्लूडिंग क्वेयर, द राइट टू अडॉप्ट अ चाइल्ड एज अ कपल। अगर हम करंट अडॉप्शन रूल्स की बात करें तो जो सेंट्रल अडॉप्शन रिसोर्स अथॉरिटी है वो अलाउ करती है कि जो अनमैरिड पर्सन्स हैं वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं ओनली इन एन इंडिविजुअल कैपेसिटी। और जो अनमैरिड कपल्स हैं इंक्लूडिंग क्वेयर कपल्स वो जॉइंटली बच्चे को अडॉप्ट नहीं कर सकते। और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर अ प्रोस्पेक्टिव अडॉप्टिव पेरेंट्स वो हमें प्रोवाइडेड है अंडर रेगुलेशन 5 सब क्लॉज 3। जो रेगुलेशन 5 सब क्लॉज 3 है उसके अकॉर्डिंग ये जरूरी है कि जो भी कपल जो है किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाह रहा है उनकी शादी को एटलीस्ट 2 साल हो गए हों, उनकी मैरिज जो है वो स्टेबल होनी चाहिए और कम से कम वो 2 साल से शादीशुदा होने चाहिए। दो जो चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ थे उनका कहना था कि ये जो रेगुलेशन है ये डिस्क्रिमिनेटिंग है अगेंस्ट द क्यूअर कम्युनिटी और इसलिए वायलेटिव है ऑफ आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जो मेजॉरिटी व्यू था बाय जस्टिसेस एस रविंद्र भट्ट, हेमा कोहली एंड पीएस नरसिम्हा, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया था कि इन कपल्स की भी ये नीड है कि वो एक फैमिली जो है वो रेस करें। बट अगेन जो लीगल फ्रेमवर्क है उसके अंदर रहकर ही काम करना होगा और जो लॉ है वो ये राइट इन कपल्स को प्रोवाइड नहीं करता। और इसीलिए हेल्ड किया गया था कि जो प्रेजेंट रेगुलेशंस हैं, जो प्रेजेंट लॉज हैं, उन्हें वॉइड हेल्ड नहीं किया जा सकता और उसके अकॉर्डिंग जो अनमैरिड कपल्स हैं इंक्लूडिंग द क्वेयर कपल्स वो बच्चे को जॉइंटली अडॉप्ट नहीं कर सकते। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सेम सेक्स मैरिज वर्डिक्ट। आई होप दिस information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.